हे भगवान। अरे ओ तानिया, कैसी ननंद है तू। उधर अंदर रसोई में तेरी भाभी कितना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे। पर मम्मी। चुप बैठ तू। मायके आई है, छुट्टियां मनाने नहीं। अरे कब से टीवी देख रही है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा सर पे मत चढ़। तभी वहां पे उसकी भाभी सोनल आती है। ओफो मम्मी जी, आप बिना बिना कुछ जाने समझे बस शुरू हो जाती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप तानिया दीदी को खामखा डांट रही हो। अरे इन्होंने तो पिछले 2 घंटों से मेरे किचन में बहुत मदद की है, और उसके बाद ही ये यहाँ पर टीवी देखने आई है। क्या? हाँ मम्मी जी। और वैसे भी लड़कियां अपने मायके में जाकर ये सब नहीं करेगी तो कब करेगी? ससुराल के कामों में व्यस्त रहने के कारण लड़कियों को कहाँ समय मिलता है टीवी देखने का। क्यों दी, सही कहा ना मैंने? हाँ सोनल, तुम सही कह रही हो। और मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा शांति से रहो ना। फालतू में अपना बीपी हाई कर लेती हो आप। अरे चल चल, ठीक है। अब ज्यादा मुंह मत चला और देख अपना कार्यक्रम। मुझे नहीं पता था कि तूने सोनल बहू की मदद भी की है। तानिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई होती है। उसके छोटे भाई संजू और भाभी सोनल की हाल ही में शादी हुई होती है, और अब की बार तानिया देखती है कि उसकी माँ उमा का स्वभाव काफी गुस्सैल हो गया है। एक रोज, अरे ओ महारानी साहिबा, ये जींस टॉप पहनकर कहाँ चली तू? तुझे पता है या यहाँ पर आकर भूल गई तू कि अब तेरी शादी हो चुकी है और अब तू ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती? क्या? अरे लेकिन ऐसा किस किताब में लिखा है मम्मी? मैं ससुराल में तो दिन रात बस साड़ी में ही रहती हूँ, और मुझे यहीं पर आकर ये मॉडर्न कपड़े पहनने का मौका मिलता है। अब आप भी यहाँ पर टोकम टाकी मत कीजिए। नहीं नहीं, जितना कहा है उतना कर। जा, जाकर साड़ी पहन कर आ, या कोई सूट पहन ले, लेकिन ये बेशर्मो जैसा जीन्स टॉप बदल दे। नहीं मम्मी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तो बाहर ये जीन्स टॉप ही पहन कर जाऊंगी। इतना कहकर तानिया वहां से चली जाती है। देखा ना सोनल बहू, ऐसे उल्टा बोलकर चली गई मुझे। इतनी ढीठ हो गई है ये। अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन मम्मी जी, उसमें क्या होता है? अब दी ने थोड़ी ना कोई छोटे कपड़े पहने हैं। उन्होंने तो केवल जीन्स और टॉप ही तो पहना है। अरे नहीं नहीं, वो जीन्स टॉप भी एकदम घटिया कपड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी। जमाने के साथ आपको अपनी सोच बदलनी होगी। औरत जिन कपड़ों में सुरक्षित महसूस करती है, उसे उन कपड़ों को पहनने का पूरा हक है। कल को अगर मैं भी जीन्स टॉप पहनूंगी तो आप भी मुझे कुछ बोल नहीं सकती। इतना बोलकर सोनल भी वहां से चली जाती है, और अब उमा की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन, आज तो बड़ा मजा आएगा। हम तीनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। हाँ सोनल, मुझे बहुत डर लगता है भूतिया फिल्मों से। बस मुझे संभाल लेना बाबा। डरपोक कहीं की। लेकिन तानिया बेटी, इन मियाँ बीवी के साथ में तू क्यों जा रही है? कबाब में हड्डी मत बन और चुपचाप घर पे बैठ। अरे मम्मी, आने दो ना दी को भी हमारे साथ। नहीं संजू बेटा, अरे पगला वगला गया है क्या? अब तू शादीशुदा है, और ऐसे में तुम दोनों के साथ ये नहीं जा सकती। तो क्या हुआ मम्मी जी? उल्टा तानिया दी के आने के बाद हम सभी लोग और भी ज्यादा मजे कर पाएंगे। हाँ मम्मी, आप ना ज्यादा हिटलर मत बनो। मैं अपने भाई भाभी के साथ जा रही हूँ, वो भी उनकी मर्जी से। और जब इन दोनों को मुझे साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, और दी बार बार थोड़ी ना आने वाली है मायके, इसीलिए हमें जितना जी करता है उतने मजे करने दीजिए। वो लोग उमा की कोई बात नहीं सुनते और मूवी देखने चले जाते हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही नाटक करे जा रही है, इसमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। हाँ, फिर अगली सुबह
बस सुबह हुई नहीं कि मैडम तैयार होकर निकल पड़ी अपनी सहेलियों से मिलने। अरे तू मायके रहने आई है या फिर सहेलियों के साथ मेल मिलाप करने? हाँ। अरे क्या अब भी मम्मी, मैं बस साल में यहाँ पर 2 से 3 बार ही आती हूँ और कभी कभार तो बस 1-2 दिन रहकर ही चली जाती हूँ। पर ऐसे में मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली भी गई तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तनिक अपनी माँ का हाल चाल तो पूछ ले। और अपने ससुराल में फोन मिलाया? नहीं ना। कैसे मिलाएगी तू? तू तो यहाँ मायके आकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में ही व्यस्त हो गई है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब सुबह मंदिर में जाती हो तभी नाश्ता होने के बाद में दी सबसे पहले अपने ससुराल वालों को ही कॉल करती है और अपनी सास से तो वो आधे घंटे तक बात करती है और इनकी सास तो इनकी खूब तारीफ करती है। क्या? खैर जाने दो सोनल, ये जो सामने मेरे खड़ी है ना, ये मेरी मम्मी है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इतनी खड़ूस और इतनी बुज़दिल। अब बहुत बदल गई हो मम्मी। हाँ हाँ, बोल दे जो भी बोलना है। तू भी बदल चुकी है। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुझे बार बार टोकने का, लेकिन तू काम ही ऐसे करती है तो मैं भी क्या करूं? अब तानिया को अपनी माँ की हरकतों से काफी बुरा लगने लगता है। तभी सोनल उसे सांत्वना देती है। कोई बात नहीं दी, मम्मी जी पहले इतनी खड़ूस इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इतनी बूढ़ी नहीं थी तभी, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र होते जा रही है वो ऐसे ही दिन रात कुछ भी बोलती रहती है और बेवजह की बातों पर आप पर गुस्सा करती है। लेकिन ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया सोनल। इस बार पता नहीं कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से पेश आ रही है। अब आप अपना मन छोटा मत कीजिए दी, मैं और संजू है ना आपके लिए। फिर अगले दिन, सुन सोनल, आज रात का खाना तानिया बनाएगी। क्या? लेकिन मम्मी जी, दी तो शाम में अपनी सहेली से मिलने जा रही है ना, तो वो खाना कैसे बना पाएगी? हाँ तो कल मिल लेगी वो। वैसे भी अब वो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई है, जल्दी जाएगी नहीं और 1 महीना यहीं पर रहेगी। अरे मम्मी, आपको हो क्या गया है? अरे मेरी सास भी इतनी बुरी नहीं है जितनी आप बनती जा रही हो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मायके आई है इसका मतलब ये मत समझ कि तू यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन आप जो कुछ भी बोल रही हो वो साफ साफ गलत है। दी जब से यहाँ पर आई है वो हर काम में मेरी मदद करती है, इसीलिए आप इन्हें ऐसा मत बोलिए। आप क्यों खामोखा इन पर भड़ास निकाल रही है? सोनल बहू, अब तेरी जबान भी कैची की तरह चलने लगी है क्या? मैं जबान नहीं चला रही मम्मी जी, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और दी, आप अपनी सहेली से मिलने चली जाना, मैं रात का खाना बना दूंगी। ऐसे ही एक रोज संजू तानिया के लिए ढेर सारी चीजें लाता है। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई, और ये कितना प्यारा फोन कवर है, और ये पर्स, ऐसी ही पर्स चाहिए थी मुझे। शुक्रिया मेरे भाई, तो सच में दुनिया का सबसे अच्छा भाई है संजू। कोई बात नहीं दी, आपके लिए कुछ भी। आपको ये सारा सामान पसंद आ गया और यही देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। संजू और मैं खास गए थे मार्केट, आधा दिन बीत गया ये सब लेते लेते। अच्छा, तो अब मैं समझी, तुम दोनों कल सुबह से कहाँ गए थे? मेरे लिए छुप छुप कर खरीदारी करने गए थे ना? वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम दोनों जैसे भाई और भाभी सबको दे। तभी वहां पर उमा आती है और वो सारा सामान देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, अरे बेवकूफ लड़के, तूने क्या अपनी अकल बेच दी है क्या? अब क्या हुआ मम्मी, आप मुझ पर इस तरह से क्यों बिगड़ रही हो? अरे नालायक लड़के, इस तानिया के लिए इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अगर इन पैसों को तू बचा लेता तो तुझे आगे जाकर काम आते ये पैसे। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो?
इतने से पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? और दी हमारे पास साल में बस 2 से 3 बार ही आती है, और ऐसे में उनकी पसंद का सामान देना मेरा फर्ज है। अरे इस बेशरम लड़की को तो कुछ लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। तुझसे बड़ी होकर भी ये तुझसे ये सारे उपहार ले रही है। तुझे अब इसका लाड़ प्यार बंद करना होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा। शादी हो चुकी है तेरी, और तुझ पर तेरी बीवी की भी जिम्मेदारी है। और भविष्य में तुम दोनों 2 से 3 होने के बाद में तुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां आएगी। अरे मम्मी, वो सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन इतने से खर्चे के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैंने कोई बेफिजूल खर्चा किया है। देखो तो, दी ये सब देखकर कितनी खुश हो गई है। रहने दो संजू, मुझे नहीं चाहिए ये सारा सामान। अगर इस सब से मम्मी को तकलीफ हो रही है तो मैं इस सामान को नहीं अपनाऊंगी। जहां से लाया है वही जाकर लौटा दे। पर दी, अरे दी सुनिए तो। तानिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा मम्मी, आपके कारण दी उदास हो गई। अरे आप इस तरह क्यों बर्ताव करने लगी हो? आखिर आपको हो क्या गया है? और नहीं तो क्या मम्मी जी, और हमने थोड़ी ना कोई 50-60 हजार का खर्चा किया है। इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। ये आपने सही नहीं किया मम्मी जी। अब तुम दोनों मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर सोनल और संजू तानिया के पास चले जाते हैं और उससे खूब सारी बातें करके उसे अच्छा महसूस कराते हैं। फिर 2 दिन बाद अचानक से तानिया को तेज सर्दी बुखार हो जाता है। अरे बाप रे, आज तो तू जाने वाली है, और ऐसे में तुझे अभी सर्दी बुखार हो गया। एक काम करती हूँ, मैं दामाद जी को फोन मिलाकर यही बुला लेती हूँ, तो फिर वो तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। वाह मम्मी, अरे कैसी माँ हो आप। यहाँ आपकी बेटी इतनी बीमार है और इस समय में भी आपको मुझे घर से निकालने की पड़ी है। अरे गली में सबको पता है कि तू आज अपने घर जाने वाली है, और ऐसे में अगर तू यहाँ पर रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे आपको तो बस अपनी इज्जत की ही पड़ी है। लेकिन अब बहुत हो गया मम्मी, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकती, और किसी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा सकती हूँ। और शुक्रिया मम्मी, इतनी अच्छी तरह से मेरी देखरेख करने के लिए। अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। भूल जाऊंगी कि मेरा एक मायका भी है। तभी वहां पर सोनल आती है। मैं भी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे जहां पर एक बेटी की इज्जत ना हो, वहां पर आप मेरी इज्जत क्या करोगी मम्मी जी? मेरी शादी को तो बस 2 महीने ही हुए हैं। भगवान जाने आने वाले समय में आप मेरे साथ किस तरह से पेश आओगी। अरे नहीं नहीं, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? ऐसा मत करो बेटी। और मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तू बिगड़ ना सके। कल को तेरी भी ननंद अपने मायके रहने आएगी। इसीलिए मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और मैं तेरी भलाई के लिए ही तेरे साथ इस तरह से पेश आ रही थी। देखो मम्मी, मैं बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं हूँ। 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है मेरी शादी को, और आज तक मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने सोनल का हाथ हर काम में बटाया है। और इस सब के बाद भी आप मुझसे किस तरह से बात करती हो? माफ कर दे बेटी, और बहू तू भी मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे गलती हो गई बेटी। मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन तानिया बेटी, तू इस हालत में अपने ससुराल मत जा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे मेरी गलतियां समझ आ गई है बेटी। अरे नहीं मम्मी, आप मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। फिर अंत में तानिया और सोनल उमा को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। मेनका और यशराज दोनों घर में अकेले ही रहते हैं, और उनका बेटा प्रणव जॉब के चलते अपनी बीवी रूबी के साथ
दूसरे शहर में रहता है। मेनका को सिगरेट पीने की आदत होती है और उसका पति यशराज जी उसे सिगरेट के पैकेट्स ला कर देता है। ये लो मेनका, तुम्हारा दूसरा प्यार, मतलब तुम्हारी सिगरेट। ओए होए होए, क्या बात है। थैंक यू यशराज जी। मेरे सिगरेट्स तक खत्म हो गए थे, जिस कारण मैं बहुत दुखी हो गई थी। अब जाकर मेरी सांस में सांस आई है। लाओ लाओ, अब जल्दी से लाइटर दो मुझे। हाँ मेनका, ये लो। वाह, ओ मेरे सिगरेट, तेरे बिना जिंदगी एकदम फीकी सी है रे। आई लव यू मेरी जान। यशराज और मेनका दोनों भी बुढ़ापे में जवानों की तरह सिगरेट फूंक कर रोजाना एंजॉय करते हैं और लाइफ के मजे लेते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से प्रणव का कॉल आता है और वो उन दोनों को एक ऐसी खबर देता है जिससे मेनका का मूड ऑफ हो जाता है। क्या? ये तू क्या बोल रहा है प्रणव? तू और बहू दोनों अगले हफ्ते से यहाँ रहने आ रहे हो? लेकिन क्यों बेटा? अरे पापा, मुझे मेरी कंपनी वालों ने फिर से हमारे शहर वाले ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ और वहीं पर आकर काम करूँगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बेटा, आ जाओ तुम दोनों। मैं और मेनका तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम फिर से एक साथ रहने वाले हैं। रूबी भी बहुत खुश है। रूबी और प्रणव के आने की खबर सुनकर मेनका अपना सर पकड़ लेती है। अरे नहीं, अब तो मेरे वांदे हो जाएंगे। प्रणव और रूबी की गैर मौजूदगी में हम दोनों आराम से घर का खुले मैदान समझकर सिगरेट फूंकते थे, लेकिन अभी जब वो दोनों आ रहे हैं तब हम दोनों फूंकने के लिए कहाँ पर जाएंगे? देखो मेनका, मैं तो सिगरेट के बगैर रह भी लूंगा और थोड़ा सा दुख सह भी लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि तुम सिगरेट तो ऐसे पीती हो जैसे पानी पी रही हो। नहीं यशराज जी, मुझे और मेरे सिगरेट को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। घर में नहीं तो बाहर ही सही, लेकिन मैं अपनी खुशी को दांव पर नहीं लगाऊंगी और अपने नशे को जारी रखूंगी क्योंकि सिगरेट है तो ही जिंदगी है बॉस। फिर कुछ ही दिनों में प्रणव और रूबी दोनों मेनका और यशराज के साथ रहने आते हैं और तभी मेनका बाहर जाकर सिगरेट फूंकने लगती है। एक दिन, माँ जी, ये लीजिए, आपके फेवरेट नूडल्स बनाए हैं आज। आपको ये बहुत पसंद है ना? अरे वाह, चलो अच्छा हुआ बहू जो तू आ गई। तेरे आने से मेरी ड्यूटी अब छूट गई है, वरना तेरे पापा जी तो गंदगी फैलाकर मेरे दिमाग की दही कर देते हैं। हाँ, कुछ भी। अरे तुम ही गंदगी फैलाती रहती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे माँ, ये आपके होठों पर कालापन कैसे आया है? पहले तो ऐसे नहीं थे। इतने महीनों में आप में काफी बदलाव आया है। हाँ माँ जी, आपकी आंखें भी बहुत खराब सी लग रही है। और तो और, आप कितनी पतली भी हो चुकी हो। आप ठीक से खाना नहीं खाती क्या? अब तुझे मैं क्या बताऊं बहू, तेरी सिगरेट पीने वाली सास ने अपने हाथों से ही अपना ये हाल करके लिया है। अरे नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी सेहत पर ठीक से ही ध्यान दे रही हूँ। और ये होठ, वो तो आज मैंने गोला खाया था ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि अब आपकी बहू आ गई है और अब मैं आपको अच्छे से खिला पिला कर फिर से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बना दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। फिर एक दिन रूबी और प्रणव
दोनों भी यशराज के कहने पर मंदिर चले जाते हैं और तभी मेनका आराम से घर बैठे बैठे सिगरेट फूकने लगती है। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बाहर छुप छुप कर सिगरेट फूकने से परेशान हो गई थी मैं। शुक्रिया यशराज जी, प्रणव और बहू को मंदिर भेजने के लिए, ताकि मैं आराम से घर में बैठकर सिगरेट फूंक सकूं। हाँ मेनका, लेकिन अब बस भी करो। और कितना सिगरेट फूकोगी? और खिड़की खोलो जल्दी से। ये सिगरेट का धुआं बाहर निकालना होगा। और एयर फ्रेशनर वो कहाँ पर है? अरे यही कहीं पर होगा, ढूंढ लीजिए ना। तब तक मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों को अपना सुकून भरा पल जीने दीजिए। अरे तुम और तुम्हारी ये नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। तुम ना सच्ची में मरवाओगी एक दिन। फिर यशराज रूम में से सिगरेट का धुआं भगाने के लिए एयर फ्रेशनर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो मिलता ही नहीं। और उतने में घर की बेल बजती है और उसे ना चाहते हुए भी अपने घर का दरवाजा खोलना पड़ता है। तभी प्रणव और रूबी को घर में सिगरेट की बदबू आती है। अरे ये क्या पापा, आप इस उम्र में सिगरेट पी रहे हो और वो भी घर में खुलेआम? क्या पापा? अरे नालायक लड़के, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है क्या? मैंने कोई सिगरेट विगरेट नहीं पी है। लेकिन पापा, फिर घर में इतनी सिगरेट की बदबू कैसे आ रही है? अरे मुझे कैसे पता होगा? पड़ोस से बू आ रही होगी, फूक रहा होगा कोई नशेड़ी। और वैसे भी गली मोहल्ले में सारे ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। हाँ प्रणव बेटा, तुम्हारे पापा ये सारे सस्ते नशे नहीं कर सकते, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। ठीक है माँ, एंड आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे इस तरह से बात की। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। देख बेटा, आइंदा से सोच समझ कर बात करना मेरे साथ। मैं कोई एरा गैरा नट्टू कहरा नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ बाप। फिर ऐसे ही एक दिन जब रूबी घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मेनका और यशराज के कमरे में एक सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ दिखता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये देखिए, ये है वो पैकेट जो मुझे सफाई करते समय मिला। पापा जी, सच सच बताइए, आप सिगरेट पीते हो ना? नहीं रूबी बहू, ये मेरा पैकेट नहीं है और ना ही मैं कोई सिगरेट पीता हूँ। अरे एक ही बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं? लेकिन पापा, परसों भी घर में से सिगरेट की बदबू आ रही थी और आज ये पैकेट मिला है। ये सब क्या है फिर? बताइए यशराज जी, ये पैकेट किसका है? आखिर क्या छुपा रहे हो आप? सच सच बताओ, वरना मैं आपको छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अरे मेनका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये पैकेट शायद मेरे दोस्त का होगा, वही सिगरेट पीता है और उस दिन उसने मुझे रखने के लिए दिया था ये पैकेट। हाँ, अब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। लेकिन मेरा यकीन करो मेनका, मैं कोई सिगरेट नहीं पीता। प्लीज मेरा विश्वास करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो हम कर लेते हैं आप पर विश्वास, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हाँ पापा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगली बार से ऐसे किसी दोस्त का कोई भी सामान अपने पास मत रखिए। हाँ बेटा, समझ गया मैं। अब ज्यादा भाषण मत दो तुम लोग। इस हादसे के बाद से यशराज और मेनका थोड़ा सा सहम जाते हैं। अरे मेनका, तुम्हारा सिगरेट पीना सच में एक दिन ले डूबेगा हम दोनों को। अरे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पैकेट्स को बाहर फेंक दिया करो, लेकिन नहीं, तुम सिगरेट के नशे में इतनी पागल हो जाती हो
कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो अब मैं क्या करूं यशराज जी? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ छुपा कर ही करूं, लेकिन ये कमबख्त दिल है कि मानता ही नहीं। इसीलिए मैं हमारे कमरे के बाथरूम में जाकर कभी कभार चुपके से सिगरेट फूंक लेती हूँ। अरे मेरी माँ, जरा बच के करो सारे कांड। अब हम अकेले नहीं रहते घर में। हमारे घर पर हमारा बेटा और बहू भी रहता है। अब घर में आ रही रोज की बदबू के कारण रूबी और प्रणव को यशराज और मेनका पर हल्का हल्का शक होने लगता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रूबी। जब कुछ महीनों पहले हम यहाँ से गए थे, तभी माँ पापा कितने अलग थे, और आज देखो वो कितने अलग लग रहे हैं। हाँ प्रणव, हरकतों से लेकर सेहत तक हर तरह से सब कुछ बदल चुका है दोनों का। और मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो पापा जी पर पूरा डाउट हो रहा है कि इस घर में वही सिगरेट पीते हैं, और अब तो 2 बार उनकी चोरी भी पकड़ी गई है। हाँ रूबी, मुझे भी यही लग रहा है। अब हम अगर उन्हें कुछ बोलने जाए तो वो तुरंत भड़क जाते हैं। इसीलिए कल मैंने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। फिर ऐसे ही एक रात मेनका को नींद ही नहीं आती और उसे सिगरेट पीने का मन करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है और सर भी भारी हो चुका है मेरा। और अगर अभी मैंने सुट्टा नहीं मारा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, हमारे घर के आंगन में जाकर सिगरेट पीती हूँ। अब तक तो बहू और प्रणव भी सो गए होंगे और आसपास के मोहल्ले वाले भी। इस वक्त मुझे कोई देख नहीं पाएगा। यही सही टाइम है। फिर अंधेरे की आड़ में मेनका अपने घर के आंगन में जाकर सिगरेट फूंकने लगती है। लेकिन उस रात रूबी जाग रही होती है और वो अपनी सास को सिगरेट पीते हुए देख लेती है, और वो नजारा देखकर वो फौरन प्रणव को भी उठाती है। और तब तक तो यशराज जी भी जागकर मेनका को ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं। माँ जी, इसका मतलब आप सिगरेट पीती हो? माँ, ये सब क्या है? इस उम्र में आपको ये सब शोभा देता है क्या? मेनका, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? देखिए यशराज जी, अब हमारा भांडा फूट चुका है, तो हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, हाँ प्रणव बेटा, मैं सिगरेट पीती हूँ और वह तुम्हारे पापा ही मुझे ला कर देते हैं। क्या? पापा, आप भी इसमें शामिल हो? हाँ प्रणव बेटा, मैं तो बस थोड़ा बहुत कभी कभार पी लिया करता था, लेकिन तुम दोनों के जाने के बाद तुम्हारी माँ को भी सिगरेट पीने का मन करने लगा, और अब तो वो रोजाना ही सिगरेट पीने लगी है। क्या? माँ जी, आप इतनी तेज तर्रार निकलोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ पापा, आप दोनों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। प्रणव बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तू भी सोच, जीवन भर तो मैं बस जिम्मेदारियों में ही फंसी रही। अब कहीं जाकर बुढ़ापे में आजाद हुई हूँ, तो फिर मुझे अपने जीवन के मजे लेने दे बेटा। अब कितनी जिंदगी बची है मेरी, मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनो प्लीज बेटा। देखिए माँ जी, अगर आपको सिगरेट पीना है तो आप उसे हफ्ते में 1 या 2 बार पीजिए ना। ऐसे रोज रोज नशे मत कीजिए। हाँ माँ, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम दोनों भी आपकी खुशियों की कदर करते हैं, लेकिन इतना सिगरेट का सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है माँ। इसीलिए इसे कम से कम पीजिए। आपकी उम्र के हिसाब से ये सब करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है प्रणव बेटा और रूबी बहू, मैं तुम दोनों की भी बात समझ चुकी हूँ। और हाँ, मेरी खुशियों की इज्जत करने के लिए धन्यवाद बेटा।
और जैसे कि तुमने कहा, अब से कम सेवन करूंगी सिगरेट का और इसकी लत छुड़वाने की भी कोशिश करूंगी। और ये बात मुझे पता है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये हुई ना बात माँ। और हाँ पापा, ये बात आप पर भी लागू होती है। समझ गए ना आप? हाँ बेटा, समझ गया मैं। इस तरह यशराज और मेनका अब सिगरेट पीना कम कर देते हैं और इससे उनकी सेहत भी बनी रहती है और उनकी मौज मस्ती में भी कोई बाधा नहीं आती। सोनम अपनी सास नीला, ससुर विक्रम, पति अधिक और बेटे टीटू के साथ रहती है। एक दिन जब उसकी ननद लावण्य कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आती है, तभी वो अपने मायके में आए हुए बदलाव को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, घर तो रिनोवेट हो गया, सब कुछ कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आई हूँ। हाँ लावण्या बेटी, ऐसा ही है। अब तेरे भैया और पापा का बिजनेस पहले से काफी अच्छा हो चुका है, इसीलिए हमने ये सब किया है। वाह, ये सोफा भी कितना हाई क्लास है, ऐसा लग रहा है मैं किसी और जगह रहने आई हूँ। हाँ लावण्या, ये लो जूस पियो। लावण्या को ये सब देखकर बहुत जलन सी महसूस होती है। मेरे जाने के बाद तो कितना कुछ बदल चुका है। जब मैं यहाँ पर थी तभी ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब मेरे जाने के बाद ये घर तो झोपड़ी से महल बन गया है। लावण्या देखती है कि घर में अब सभी उसकी भाभी का ही कहना मान रहे हैं। सोनम बहू, जल्दी बताओ, आज कौन से रंग का कुर्ता पहनो, हरा या पीला वाला? पापा जी, हरा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा और आज के दिन के हिसाब से हरा रंग ही शुभ है। ठीक है बहू। अरे माँ, आज वो छोले पूरी बनाओ ना, मुझे खाने की बहुत इच्छा है। अरे नहीं लावण्या, वो हम कल परसों बनाएंगे। टीटू की हाल ही में तबीयत ठीक हुई है और अधिक का कब भी अभी अभी ठीक हुआ है, इसीलिए आज तो लाइट ही खाना बनेगा घर में। लेकिन हाँ लावण्या बेटी, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। सोनम, मेरा और पापा का टिफिन कहाँ पर है? और हाँ, ये लो ये साड़ी के पैसे, संभाल कर रखना, तुम्हें अपने खर्चों के लिए दे रहा हूँ। जिसे देखो वो बस सोनम भाभी के इशारों पर ही नाच रहा है। भैया भाभी और माँ पापा को किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। भाभी को बराबर पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे एक चवन्नी भी नहीं दी। और तो और अब माँ भी मुझे उतना लाड प्यार नहीं कर रही है। ये सब जब से अमीर बने हैं तब से मुझे भूल ही चुके हैं। फिर लावण्या अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास मलिका, ससुर जगजीवन, पति आदित्य और बेटा मोनू होता है। अरे लावण्या, आज मैंने सोनम भाभी और मम्मी जी को देखा था। वो जो नया बड़ा सा शोरूम खुला है ना ज्वेलरी का, वहां से बाहर निकल रहे थे और तुरंत अपनी नई चमचमाती हुई कार में बैठकर चले गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये सब तो कितने खुशी से रहते हैं और मुझे तो सबने एक झटके में ही अपनी खुशियों से बेदखल कर दिया है, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन लावण्या और सोनम मोनू और टीटू के स्कूल के बाहर मिलती है। अरे लावण्या, कैसी हो तुम? और मोनू के कितने मार्क्स आए हैं? टीटू तो क्लास में फर्स्ट आया है। वो मोनू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। कोई बात नहीं लावण्या। और सोनू, तुम अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। टीटू के साथ साथ मैं अब तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। ओके मामी। लावण्या अब सोनम के सोशल मीडिया पर फोटोज देखकर बहुत ज्यादा जलने लगती है और उसकी जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब जादू टोना करने के इरादे तक पहुंच जाती है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं अपने परिवार वालों को बर्बाद करके ही रहूंगी।
मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है सबने। उनका ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर अब उनका हाल तो मुझसे भी बुरा होगा। खुशियों के लिए तरस जाएंगे वो सब, क्योंकि अब मैं उन पर जादू टोना करने वाली हूँ। फिर एक दिन लावण्य अपने मायके चली जाती है। अरे लावण्य ताई, आप इधर किधर? तुमसे मतलब? हटो यहाँ से, इडियट कहीं की। अरे लावण्य, बैठो ना, क्या लोगी तुम? लेकिन लावण्या, बेटी तो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो मैं यहाँ पर पास में ही कुछ सामान खरीदने आई थी, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ देर मिलती जाऊं। अच्छा किया बेटा, जो तू यहाँ पर चली आई। फिर मौका देखते ही लावण्या चुपके से सोनम के कमरे में जाकर उसकी कंघी में अटके हुए बाल निकालकर अपने पास रख लेती है और उन्हें वो अपने साथ ले जाती है। ये सब काम वाली बाई देख लेती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। फिर लावण्या सोनम के बालों को तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक के जरिए वो उन पर जादू टोना करती है। और अब काले जादू के कारण उनके हंसते खेलते परिवार में अचानक से लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसे उड़ाने का। खुद को समझते क्या हो तुम अधिक? मैं तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, और तुम मुझे मेरे खाने पीने पर सुना रहे हो? हाँ हाँ सुनाऊंगा, क्योंकि तुम हो ही उस लायक। अधिक बेटा, इस नालायक को तूने ही सर पर चढ़ा रखा है, अब भुगत उसका नतीजा। और नहीं तो क्या। देवा रे देवा, ये सब क्या हो गया है इस खुशहाल परिवार को? कहीं लावण्य ताई ने जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? अब उनके घर में रोजाना ही झगड़े होने लगते हैं। और तो और टीटू भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और वो सबसे बदतमीजी से पेश आने लगता है। ये सब देखकर और जानकर लावण्या बहुत खुश हो जाती है। एक दिन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के कारण नीला बहुत परेशान हो जाती है। हमारे इतने खुशियों से भरे परिवार को सच में किसी की नजर लग गई है बहू। तू मान या ना मान बहू, लेकिन किसी ने हम पर करनी की है। हाँ माँ जी, मुझे भी अब वही लग रहा है। हम पल में लड़ते हैं और दूसरे ही पल सब ठीक हो जाता है, फिर अचानक से झगड़े होने लगते हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अजीब चल रहा है माँ जी। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मेम साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उस दिन लावण्य ताई आई थी ना, तभी मैंने उन्हें सोनम ताई की कंघी में से बाल निकालकर अपने पास रखते हुए देखा था। हो ना हो, उन्होंने ही आप पर जादू टोना किया है। आप लोग किसी बाबा को दिखाओ, अब वही कोई मार्ग बताएंगे। क्या लावण्या? फिर वो दोनों सिद्ध पुरुष बाबा को दिखाते हैं और तभी वो भी लावण्या का ही नाम लेते हैं, जिसके बाद सबको समझ आ जाता है कि लावण्या ने ही जलन के मारे ये सब किया है। फिर वो तांत्रिक बाबा सबको हाथ में सुरक्षा कवच बांधते हैं और घर के चारों तरफ सुरक्षा कील ठोक देते हैं। और जब लावण्या का जादू टोना काम करना बंद करता है, तब वो अपने मायके चली आती है। निकल जा यहाँ से तू अब। अरे तुझे तो मेरी बहन कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बड़ा जादू टोना करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्या अधिक भैया, ये आप क्या कह रहे हो? हमें सब पता चल चुका है लावण्या, कि कैसे तुमने हम सब पर जादू टोना किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी नाक के नीचे एक घिनौनी हरकत करोगी और हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है लावण्या। अब हम सब सुरक्षित हैं और अब हम पर किसी काली शक्ति का कोई असर नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में होगी कि तू अब यहाँ से निकल जाए। मर चुकी है तो हम सबके लिए। बेशरम कहीं की, अपने ही परिवार के खिलाफ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब लावण्या के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। बाबा,
बाबा अब मैं क्या करूं? उन सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही उन पर जादू टोना किया था। अब तुम जादू टोने के प्रकोप से नहीं बच पाओगी लावण्या। अब वो तुम पर ही पलटवार करेगा और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या? और वाकई में अब लावण्या का काला जादू उसी पर पलटने लगता है। उसके पति आदित्य का अब बाहर अफेयर शुरू हो जाता है और वो उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। बताओ आदित्य, कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम अय्याशिया करते हो? तुझे क्या करना है? वो मेरी जान है, जान। अब तू मुझे नहीं पसंद। चल निकल यहाँ से। ये क्या हो गया है तुम्हें आदित्य? कितने शराबी हो गए हो तुम। सब तेरे कारण हुआ है। तू ही पनौती है। अरे जब से हमारे बेटे के जीवन में तू आई है तब से तबाही मचा कर रखी है। मोनू को भी बिगाड़ कर रखा है इसने, इसीलिए वो भी इस साल फेल हो गया है और अब घर में गेम खेलने बैठा है। तू एक बहुत ही बुरी बहू है। तू निकल यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तेरी जैसी बहू। निकल यहाँ से। लेकिन पापा जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे निकल, चल। इतना कहकर आदित्य लावण्या को जोर से धक्का मारता है। उस रात तूफानी बारिश में भीगते हुए सड़क पर दर दर भटकने लगती है और उसे आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। मुझे मेरे पूरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मेरे अपनों के साथ कितना गलत किया। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तभी वहां पर अधिक और सोनम आते हैं और लावण्या को कार में बिठाकर घर ले जाते हैं और तभी वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने सच में बहुत गलत किया है आपके साथ। मैं अगर 7 जन्म भी लूं तब भी मेरे पापों की, मेरे पूरे कर्मों की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब मैं आप सबसे एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। लावण्या की बातें सुनकर उसके सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और लावण्या अब सच में सुधरने लगती है और सबके साथ अच्छे से रहकर जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करती है।